डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है बाबरनामा पार्ट सेकंड। प्रथम पार्ट में हमने बाबरनामा में बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में और बाबर की जो प्रमुख पुस्तक है बाबरनामा, उसकी भाषा शैली के बारे में और उसमें किस तरह से वर्णन किया गया, उसका अनुवाद किस किस के द्वारा किया गया, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज हम करेंगे कि बाबरनामा में इतिहास की दृष्टि से किन किन बातों का वर्णन किया गया है जो कि हमारे लिए उपयोगी है। बाबर ने अपने जीवन के 48 सालों का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है, परंतु वर्तमान में केवल हमें 18 सालों की घटनाओं का ही वर्णन हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला हम वर्णन देखें तो फरगना और समरकंद का वर्णन। बाबर ने अपने इन दोनों प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। उसके अनुसार ये छोटे प्रदेश हैं जो अनाज व फलों से परिपूर्ण थे। ये सुंदर प्रदेश हैं और संसार का सर्वश्रेष्ठ कागज समरकंद में ही होता है। तो इस प्रकार से बाबर अपने प्रमुख प्रदेश जहाँ का वो अपना जीवन, राजनीतिक जीवन प्रारंभ करता है, वहाँ का वो वर्णन देता है। फरगना और समरकंद के बारे में उसने वर्णन दिया है। फिर उसके बाद वो वर्णन देता है हिंदुस्तान का वर्णन। बाबर ने हिंदुस्तान का बड़ा सजीव वर्णन किया है। हिंदुस्तान बड़ा लंबा चौड़ा देश है। ये मनुष्यों व उपज से परिपूर्ण है। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जंगल, नगर, खेत, पशु, बरसात, वायु सभी विभिन्न प्रकार के हैं। यहाँ की पहाड़ियों में अनेक जातियाँ निवास करती हैं, उनमें अनेक राज्य हैं। भारत में बरसात के सहारे ही खेती होती है और जनसंख्या की तो यहाँ कोई सीमा नहीं है। यह बरसात के मौसम में कुछ नदियों में बाढ़ आ जाती है, बाकी समय सूखी रहती हैं। यहाँ की समस्त भूमि एक समान है। भारत में बागों के बाहर चार दीवारी नहीं होती है। इस प्रकार हिंदुस्तान के प्रदेशों, नगरों का सजीव वर्णन उसके द्वारा किया गया है। तो बाबरनामा से हमें हिंदुस्तान के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी तरह से वो लिखता है कि बाबरनामा के अंतर्गत हमें हिंदुस्तान के निवासियों के बारे में भी उसने वर्णन दिया है। उनके बारे में वर्णन करते हुए बाबर लिखता है कि जो लोग बस्तियों और गांवों में रहते थे उनके नाम कबीलों के नाम से होते थे। तो हिंदुस्तान के लोगों के बारे में भी उसने वर्णन किया है। भारत में जितने भी शिल्पकार हैं उनके पिता या पितामह भी पीढ़ियों से वही कार्य करते चले आ रहे हैं। हिंदुस्तानी लोग सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। ये न तो किसी से मिलने जाते हैं और ना ही कोई इनसे मिलने आता है। ना इनमें कोई कार्य दक्षता होती है, ना कोई शिष्टाचार होता है। ये नए उदार होते हैं। बाबर ने यहाँ तक लिखा है कि भारत में ना तो अच्छे घोड़े होते हैं, ना अंगूर, ना खरबूजा और ना ही उत्तम मेवे मिलते हैं। यहाँ के बाज़ारों में अच्छी रोटियाँ नहीं मिलती और ना ही अच्छा भोजन मिलता है या ना बर्फ़ी मिलती है, ना ठंडा जल। यहाँ गर्म स्नान गृह नहीं होते, ना मदरसे हैं, ना मसाले हैं। किसान व निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े होते हैं। तो इस प्रकार से बाबर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में जो जानकारी दी है वो उसने जानकारी दी थी जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर हम देखें गर्मी की ऋतु थी, तो इसी कारण से हिंदुस्तान में गर्मी अधिक पड़ने के कारण हम देखें तो यहाँ के लोग कम कपड़े पहनते थे और कम चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इन सब का उसके द्वारा वर्णन किया गया है। इस प्रकार बाबरनामा ने भारत के दोषों के बारे में जो बहुत कुछ लिखा है, यद्यपि ये सभी विवरण उचित मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि बाबर भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ सका। हिंदुस्तान के किसान गरीब, अशिक्षित थे। अधिकांश हिंदू जनता मुस्लिम वर्ग से सामाजिक व्यवहार नहीं रखती थी। अतः मेल मिलाप व रूखापन उनके व्यवहार में उस समय की परिस्थितियों के कारण आ गया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण हम देखें तो बाबरनामा में जो हमें दिखता है वो ये था कि मुस्लिम आक्रमणकारी थे और हिंदुस्तान को विजय कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तानियों ने अपने आप को अपने में समेट लिया था। वो मुस्लिम वर्ग के लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करते थे और उनका खान पान, उनका रहन सहन उनसे अलग ही रहते थे। इस कारण से बाबर को उनके व्यवहार में रूखापन नजर आता है, जो कि उचित नहीं था।
हिंदुस्तान की विशेषताओं के बारे में बाबर ने लिखा है कि ये बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ अत्यधिक सोना चांदी और वर्षा ऋतु में यहाँ की हवा बड़ी ही उत्तम होती है। तो बाबरनामा के अंतर्गत यहाँ की जो बरसात की ऋतु है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस हवा की तुलना करना असंभव है जो कि बरसात की ऋतु में चलती हैं, जो बड़ी ही स्वास्थ्यवर्धक व आकर्षक होती है। वर्षा ऋतु में हर वस्तु प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव हर वस्तु जैसे अस्त्र शस्त्र, पुस्तकें, बर्तन आदि पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबर ने यहाँ की बरसात की ऋतु की बड़ी ही दिल खोल के हम कहे प्रशंसा की है, जो कि उचित प्रतीत होती है। धन्यवाद।